बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स 2। कोड है इसका PHY243। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, इंग्लिश में और उर्दू में। चैप्टर नंबर 5 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन करंट एंड राइट इट्स यूनिट। कि करंट को डिफाइन करें और इसका यूनिट लिखें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड करंट। कि किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में जो चार्ज गुज़रता है उसको हम करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये होता है कि पर सेकंड कितना गुज़रता है इलेक्ट्रिक चार्ज। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, इज़ कॉल्ड करंट, उसको हम करंट कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई। तो मैथमेटिकली करंट इज़ इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरा है। तो करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q ओवर T। यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। इट इज़ डिनोटेड बाई A से ज़ाहिर किया जाता है इसको, और एम्पियर यूनिट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 उर्दू में। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। करंट बराबर होता है चार्ज ओवर टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q ओवर T। तो करंट का यूनिट एम्पियर है और इसको A से ज़ाहिर करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स यूनिट। कि रेजिस्टेंस की तारीफ़ करें और इसका यूनिट भी लिखें। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर्स अपोजिशन टू द करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उसमें से करंट गुजर रहा हो तो वो करंट के ख़िलाफ़ मज़ामत करता है, अपोज करता है उस करंट के गुजरने को, जिसको हम कहते हैं ये उसकी रेजिस्टेंस है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई R। इसको कैपिटल R से ज़ाहिर किया जाता है रेजिस्टेंस को। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी शय की वो खासियत है, विच ऑफर्स अपोजिशन टू द करंट थ्रू इट, जो कि उसमें से गुजरने वाले करंट को अपोजिशन यानी उसकी मुज़ाहमत करती है, उसकी मुखालफत करती है करंट के गुजरने की। इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, हम उसको उसकी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको R से ज़ाहिर किया जाता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम। इट इज़ डिनोटेड बाई ओमेगा। ये ओमेगा कहलाता है, तो ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं इसको, तो ओम कहलाता है ये। उर्दू में इसको देखते हैं। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स यूनिट। किसी कंडक्टर की वो खसूसियत जिसकी बिना पर वो अपने अंदर से गुजरने वाले करंट के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस को R से ज़ाहिर किया जाता है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और इसको ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कि कोई भी हमारे पास मटेरियल हो, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ जितनी ज़्यादा हो उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, लेंथ जितनी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस उसकी कम होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर हमारे पास उस मटेरियल की वायर हो तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। कि अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यानी बारीक वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मोटी वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है।
तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, L क्योंकि ऊपर है तो इसलिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि नीचे है तो इसलिए A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो यहाँ से अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में बदलेंगे तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ता है, और ये कांस्टेंट जो है हमने यहाँ पे लगा लिया, इसको रो पढ़ते हैं, रो। R इज इक्वल टू रो L ओवर A, वेयर रो इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, एंड इज़ गिवन बाई, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से रो निकालना है हमने, तो A दूसरी तरफ जाके R से मल्टीप्लाई हो जाएगा और L दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, यानी रो इज़ इक्वल टू R A ओवर L। तो अब यहाँ से ये जो रो है कांस्टेंट, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये कांस्टेंट रो जो है ये रेजिस्टिविटी कहलाता है किसी मटेरियल की, और इस फार्मूला से इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, एंड 1 मीटर लेंथ, और ये लेंथ 1 मीटर हो, तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया और ये 1 मीटर हो गया, तो फिर बाकी क्या रह गया, सिर्फ ये R रह गया। तो इसका मतलब ये कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो किसी मटेरियल का और 1 मीटर उसकी लेंथ हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 1 मीटर लेंथ इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो उसका हम 1 मीटर लेंथ लेंगे और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे और उसमें से करंट गुजारेंगे, तो जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी उस मटेरियल की। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। इट इज़ डिनोटेड बाई ओमेगा मीटर। ये ओम कहलाता है, ओम मीटर, यानी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है ओम को। तो इस तरह से लिखते हैं इसको। तो हमने देख लिया इंग्लिश में कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ये किसी भी मटेरियल की 1 मीटर लेंथ हो और उसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है, और रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है वो ओम मीटर होता है। उर्दू में देखते हैं इसको। किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A होता है। और यहाँ से अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में बदलना हो तो कांस्टेंट देना पड़ता है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पर यहाँ पे रो को हमने यूज़ किया है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसकी तारीफ़ कैसे करते हैं हम, इस रो को यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू A इधर चला जाएगा, R A बन जाएगा, L नीचे आ जाएगा, R A ओवर L, रो इज इक्वल टू R A ओवर L। और यहाँ से हम रो को डिफाइन करेंगे कि रो क्या होता है, किसी मटेरियल के 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लंबाई की रेजिस्टेंस को उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी रेजिस्टिविटी की, किसी मटेरियल के 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लंबाई की रेजिस्टेंस को उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहते हैं, और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ओम्स लॉ। बहुत अहम है एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से। ओम्स लॉ को हमने बयान करना है। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में से जो करंट गुजरता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, जो उसके एंड्स पे अप्लाई किया हुआ होता हमने। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ये साथ एक कंडीशन है, साथ शर्त है कि वो उस वक्त तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट अप्लाइड वोल्टेज के, जब तक कि उस मटेरियल की जिसमें से करंट गुजर रहा है, जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, उसका टेम्परेचर और उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो मैथमेटिकली हम यूँ लिखेंगे कि V प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, वोल्टेज, और I क्या है, गुजरने वाला करंट।
तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में बदला है तो कांस्टेंट देना पड़ता है साथ, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे R हमने यूज़ किया, यानी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होगी। तो V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ करंट एंड R इज़ द रेजिस्टेंस। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है ओम्स लॉ की, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर से गुजरने वाला करंट I उस कंडक्टर के सिरों पे पोटेंशियल का जो फ़र्क होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर होता है और R जो है वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी। उर्दू में देखते हैं इसको, स्टेट ओम्स लॉ। किसी कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की मिकदार उस कंडक्टर के सिरों पर मौजूद पोटेंशियल के फ़र्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बशर्ते कि उसके टेम्परेचर और तबई हालत में तब्दीली वाक़ ना हो। तो मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू I, V इज़ इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल का फ़र्क है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की। तो इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस हों एक से ज़्यादा तो उनको हम जोड़ते हैं जब किसी सर्किट में, तो उसके दो तरीके होते हैं जोड़ने के। एक हम उनको सीरीज़ में जोड़ते हैं और एक हम उनको पैरेलल जोड़ते हैं। तो हमें यही पूछा गया है कि फ़र्क वाज़े करें कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ से क्या मुराद है और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल से क्या मुराद है। तो पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ क्या होती हैं। इफ़ नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंसेस आर अटैच्ड इन अ सर्किट, कि किसी सर्किट में हम कई एक रेजिस्टेंसेस लगाएं, सो दैट इस तरह से कि देयर इज़ ओनली वन वे फॉर द फ्लो ऑफ करंट, के उनमें से करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, देन इट इज़ कॉल्ड दैट द रेजिस्टेंसेस आर अटैच्ड इन सीरीज़। तो हम कहते हैं ये रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं, सीरीज़ में लगी हुई हैं। द सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस अटैच्ड इन सीरीज़, कि जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उन सब में से सेम करंट गुजरता है। 3 रेजिस्टेंसेस अटैच्ड इन सीरीज़ आर शोन इन फिगर। ये रेजिस्टेंस R1 है, इसके इस सिरे के साथ हमने आगे दूसरी रेजिस्टेंस जोड़ दी और उसके अगले सिरे के साथ हमने तीसरी रेजिस्टेंस जोड़ दी। अब अगर हम इनको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो जो करंट गुजरेगा वो इस रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजर के आएगा वही इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और वही करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। यानी करंट के गुजरने के लिए एक ही रास्ता है, इस रास्ते से करंट गुजर के जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, कि पैरेलल रेजिस्टेंस से क्या मुराद होती है। इफ़ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर अटैच्ड इन अ सर्किट, कि अगर एक सर्किट में कई रेजिस्टेंसेस जोड़ी जाएं, सो दैट देयर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द सेम टू नोड्स, कि उनके टर्मिनल जो हैं, एक रेजिस्टेंस जो है उसके दो टर्मिनल होते हैं, तो उनके एक तरफ के टर्मिनल एक नोड के साथ जुड़े हुए हों और दूसरी तरफ के टर्मिनल जो हैं वो दूसरे नोड के साथ जुड़े हुए हैं। यानी दो ही नोड के साथ वो दोनों तीनों चारों जितनी भी रेजिस्टेंस हो तो वो दो नोड्स के दरमियान जुड़ी हुई हों। एंड देयर इज़ सेम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, और उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज जो है सबके अक्रॉस वो सेम हो, देन इट इज़ कॉल्ड दैट द रेजिस्टेंसेस आर अटैच्ड इन सीरीज़। तो हम कहते हैं रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं। 3 रेजिस्टेंसेस अटैच्ड इन पैरेलल आर शोन इन फिगर। ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरी रेजिस्टेंस है R2, ये तीसरी रेजिस्टेंस है R3। ये एक टर्मिनल है R1 का, ये R2 का टर्मिनल है, ये R3 का टर्मिनल है। ये तीनों इकट्ठे होके एक नोड से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके साथ, ये तीनों इकट्ठे। इसी तरह से ये R1 का दूसरा टर्मिनल है, R2 का दूसरा टर्मिनल है और ये R3 का दूसरा टर्मिनल है, और ये भी तीनों इकट्ठे होकर यहाँ पे एक नोड के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं इनके जो टर्मिनल्स हैं वो दो नोड्स के दरमियान जुड़े हुए हैं।
और अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस होगा उतना ही R2 के क्रॉस होगा, उतना ही R3 के क्रॉस होगा। लेकिन जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो 3 हिस्सों में तकसीम होगा। कुछ इधर से गुजर के जाएगा, कुछ इधर से गुजर के आएगा, कुछ इधर से गुजर के जाएगा, और वो डिपेंड करेगा इन तीनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से कम करंट गुजरेगा, और जो रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट गुजर के जाएगा, और वो यहाँ से करंट गुजर के आने के बाद यहाँ पे आके वो फिर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे करंट। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं ये पैरेलल जुड़ी हुई होती हैं। यानी पैरेलल रेजिस्टेंसेस जो हैं उनके दोनों टर्मिनल जो हैं वो दो नोड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है, जबकि उनमें से गुजरने वाला करंट जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। उर्दू में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़, सिलसिलावार मज़ामतें इनको कहते हैं। रेजिस्टेंस को मज़ामत कहते हैं और सीरीज़ का मतलब सिलसिलावार मज़ामतें। अगर कई एक रेजिस्टेंसेस को सर्किट में इस तरह जोड़ा जाए कि करंट के गुज़रने के लिए एक ही रास्ता हो और उनमें से एक ही करंट गुज़र रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं। शक्ल में 3 रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में दिखाया गया है। तो ये R1, R2 और R3 सीरीज़ में है। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, पैरेलल को मतवाज़ी कहते हैं, और रेजिस्टेंसेस मज़ामतें तो मतवाज़ी मज़ामतें। अगर कई एक रेजिस्टेंसेस को सर्किट में इस तरह जोड़ा जाए कि उन तमाम रेजिस्टेंसेस का एक सिरा एक मुश्तरका नोड के साथ और दूसरा सिरा दूसरे मुश्तरका नोड के साथ जुड़ा हुआ हो। ये लफ्ज़ मुश्तरका ते यानी है यहाँ पे, मुश्तरका नोड के साथ और दूसरा सिरा दूसरे मुश्तरका नोड के साथ जुड़ा हुआ हो। इसको हम ठीक कर लेते हैं। जी, तो एक सिरा एक मुश्तरका नोड के साथ और दूसरा सिरा दूसरे मुश्तरका नोड के साथ जुड़ा हुआ हो और उनके सिरों पर एक ही पोटेंशियल का फ़र्क हो, तो कहा जाता है कि ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल जुड़ी हुई हैं, यानी मतवाज़ी हैं। ये शक्ल में 3 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल जुड़ी हुई दिखाया गया है। तो ये R1, R2 और R3, इन तीनों का ये एक एंड जो है, एक टर्मिनल जो है वो एक मुश्तरका नोड के साथ जुड़ा हुआ है, और इन तीनों का दूसरा एंड जो है, दूसरा टर्मिनल जो है वो एक मुश्तरका नोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे दिया जाएगा तो सब के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जबकि करंट इनमें से मुख्तलिफ गुजर के जाएगा, और वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसमें से कम करंट गुजरेगा, और जो कम रेजिस्टेंस होगी उसमें से ज़्यादा करंट गुजर के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़ रेजिस्टेंसेस। कि सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंसेस लगी हुई हों और हमने उन सब की जगह पे एक रेजिस्टेंस यूज़ करनी हो, यानी उन सब को हटा के उनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाएं, और वो इस तरह से लगाएं कि सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है उसके ऊपर फ़र्क ना पड़े, करंट सेम गुजरता रहे। उन तीन रेजिस्टेंसेस हैं, अगर हम तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दें तो करंट जो तीनों की वजह से गुजर रहा था वही करंट उस अकेले रेजिस्टेंस की वजह से गुजरे, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाती है। तो हमने ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में जुड़ी हुई रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है। इफ़ रेजिस्टेंसेस आर अटैच्ड इन सीरीज़ then their equivalent resistance is equal to the sum of the resistances। कि अगर सीरीज़ में जुड़ी हुई हो रेजिस्टेंसेस तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो उन सब रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होती है। यानी लेट R1, R2 एंड R3 आर 3 रेजिस्टेंसेस एंड आर अटैच्ड इन सीरीज़, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RE से रिप्रेजेंट किया जाता है।
विल बी गिवन बाई आर ई बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी उन सब रेजिस्टेंस को जमा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी। उर्दू में देखते हैं इसको कि अगर कई एक रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में जुड़ी हुई हों तो उन तमाम रेजिस्टेंसेस की मुतबादल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब मुतबादल रेजिस्टेंस, उनके मजमुआ के बराबर होती है। R1 R2 एंड R3 तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हों तो उनकी मुतबादल रेजिस्टेंस दर्जे झैल होगी, यानी आर ई बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी उनको जमा करके उनकी मुतबादल रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस, कि अगर रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल जुड़ी हुई हों तो फिर उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ये हमने बताना है। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होनी है उसका रेसिप्रोकल ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस अटैच्ड इन पैरेलल, के अगर हमने रेजिस्टेंसेस पैरेलल जुड़ी हुई हैं तो उन सब रेजिस्टेंसेस का हम रेसिप्रोकल ले लें और फिर उनका सम ले लें तो बराबर होगा उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होनी है उसके रेसिप्रोकल के, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बराबर होगा तमाम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के। यानी अगर R1 R2 R3 are three resistances and are attached in parallel, then their equivalent resistance RE will be given by, तो इस फार्मूला से वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम होगी, यानी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ गया, ये बराबर होगा पहली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस दूसरी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस तीसरी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मालूम होती है जब रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल जुड़ी हुई हों। तो पैरेलल रेजिस्टेंसेस जुड़ी हुई हों तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसका रेसिप्रोकल बराबर होता है उन तमाम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के। उर्दू में इसको यूँ कहेंगे कि अगर कई एक रेजिस्टेंसेस पैरेलल जुड़ी हुई हों तो उन तमाम रेजिस्टेंसेस की मुतबादल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उन तमाम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के मजमुआ के बराबर होता है। यानी अगर R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल जुड़ी हुई हैं तो उनकी मुतबादल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए फार्मूला ये होगा 1/RE बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्वेश्चन नंबर 8, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 5 and 10 ohms आर अटैच्ड इन पैरेलल, के दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 5 ओम की है और एक 10 ओम की है, उनको पैरेलल अटैच किया हुआ है। फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें। द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस इज 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंसेस दी गई हैं हमें तो इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे। तीसरी रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए 1/R3 वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो 1/RE इज इक्वल टू 1/5 होगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस 5 ओम की है, प्लस 1/10 होगा क्योंकि दूसरी रेजिस्टेंस जो 10 ओम की है, तो इसलिए 1/RE इज इक्वल टू इधर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2s are 10, 2 1s are 2 आ जाएगा, 10 1s are 10, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ये 3 जमा 2 जमा 1 3 हो जाएगा, 3/10। तो ये 1/RE जो है ये 3/10 है, तो RE कितना हो जाएगा, RE बराबर हो जाएगा 10/3, क्योंकि हमने इसको उलट दिया है तो ये RE/1 ये RE लिखा जाएगा, तो इसको भी उलटेंगे यानी 10/3 करेंगे तो RE बराबर हो जाएगा 10/3। तो 10/3 क्या होता है, वो 3.33 होता है और इसके साथ ओम आएगा, 3.33 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी उन दोनों रेजिस्टेंसेस की जो कि 5 ओम और 10 ओम की हैं और वो पैरेलल अटैच की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 4 और 5 ओम्स आर अटैच्ड इन पैरेलल, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो इसलिए द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस इज 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़ी हैं इसलिए R3 तक लिखेंगे।
तो 1/RE इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो ये पहली रेजिस्टेंस है, ये दूसरी है, तीसरी है। अब इधर हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 3 पे डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 21 ज़ार 20। 4 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 1 ज़ार 15। और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 5 12 ज़ार 60 होता है, तो 12 1 ज़ार 12। तो 20 प्लस 15 प्लस 12 ये होता है 47। तो 47/60 आ गया। तो RE मालूम करना है, तो इसको उलट देंगे, 60/47 बन जाएगा। 60 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 1.276 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, 3 resistances of 2, 4 and 6 ohms are attached in parallel. Find their equivalent resistance. उसी तरह का क्वेश्चन है, फार्मूला वही 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 कितना है 2 है, R2 कितना है 4 है और R3 कितना है 6 है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 6 आ गया, 4 3 ज़ार 12, 3 आ गया, 6 2 ज़ार 12, 2 आ गया। तो ये 6 जमा 3 9 जमा 2 11, 11/12। तो RE मालूम करना है, तो ये 12/11 हो जाएगा। 12 को 11 से तकसीम करेंगे तो 1.1 ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल मीटर विच इज़ यूज्ड। इलेक्ट्रिकल मीटर हमारे पास और भी होते हैं, मसलन वोल्ट मीटर भी इलेक्ट्रिकल मीटर है, एम मीटर भी इलेक्ट्रिकल मीटर है, ओम मीटर भी इलेक्ट्रिकल मीटर है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं, ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस वगैरह मालूम करने के लिए, वो सारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल मीटर कहलाते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल मीटर विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है। इट आल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये करंट की डायरेक्शन भी बताता है, क्योंकि इसकी जो स्केल बना होता है उसका ज़ीरो सेंटर में होता है और दोनों तरफ इसकी डिफ्लेक्शन होती है, इसकी नीडल की, पॉइंटर की। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर को उर्दू में लिखेंगे। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल मीटर है जो ये मालूम करता है कि किसी सर्किट में से करंट गुजर रहा है या नहीं, और अगर गुजर रहा है तो उसकी सम्मत क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ एन एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल मीटर विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। तो ये किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू फाइंड करंट, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ इन द सर्किट। और जब हमने करंट मालूम करना होता है किसी सर्किट में से, तो हम इसको सीरीज़ में जोड़ते हैं। एमीटर एक इलेक्ट्रिकल मीटर है जो किसी सर्किट में से करंट की मिकदार मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल मीटर विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन अ सर्किट। कि किसी सर्किट में दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम करना हो, तो उसके लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। टू फाइंड वोल्टेज, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। तो इसको सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल मीटर है जो किसी सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। कि एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जनरेटर क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको यूज़ करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम कहते हैं ये जनरेटर है। द आउटपुट ऑफ एन अल्टरनेटिंग जनरेटर इज़ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है? वो ऐसा जनरेटर होता है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है हमें।
अल्टरनेटिंग जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। एक अल्टरनेटिंग जनरेटर का आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डीसी मोटर? एक इलेक्ट्रिक डीसी मोटर क्या होती है? डीसी मोटर, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है और वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। द इनपुट ऑफ डीसी मोटर इज़ अ डीसी वोल्टेज। तो अगर वो मोटर डीसी वोल्टेज के साथ चले तो फिर हम उसको डीसी मोटर कहते हैं। तो डीसी मोटर एक ऐसी मोटर हुई फिर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वो डीसी वोल्टेज से चलती है। तो डीसी मोटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। इसका इनपुट डीसी वोल्टेज होती है। एक डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस, ये ऐसा लिखना है यहाँ पे, एक डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और हमने उसका एमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट कर दें, यानी वो करंट की मेजरमेंट करके बताए हमें। तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में? अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर by connecting a very small resistance in parallel with the coil of the galvanometer। कि गैल्वेनोमीटर के कॉयल के साथ एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल अटैच कर दी जाए तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। यानी दूसरे मानों में हम यूँ कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगा के हम उसको एक एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फिगर में दिखाया गया है कि ये एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल हमने ये पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसको RS लिखा हमें। RS से मुराद शंट रेजिस्टेंस। तो ये पैरेलल लगी हुई है, तो फिर ये दोनों का कम्बिनेशन यानी ये गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन जो है यहाँ पे ये बन जाता है एक एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को उसके कॉइल के पैरेलल एक बहुत हल्की रेजिस्टेंस लगाकर एक एमीटर में तब्दील किया जाता है। इस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है कि ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट रेजिस्टेंस है, ये इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल लगी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है दोनों का ये फिर एमीटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर हो उसको वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, यानी हमने उसको वोल्टमीटर के तौर पर यूज़ करना है तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाई कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। एक बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, कैसे? इन सीरीज विद द कॉयल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कि गैल्वेनोमीटर के कॉयल के साथ एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जो है वो अटैच कर दी जाए सीरीज़ में, तो फिर वो कॉम्बिनेशन जो है वो रेजिस्टेंस और वो गैल्वेनोमीटर वो एक वोल्टमीटर बन जाता है। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है कि ये एक गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ ये एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में अटैच की है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है दोनों का ये मिलके तो ये एक वोल्टमीटर बन जाता है। उर्दू में इसको करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर को उसके कॉइल के साथ एक बहुत ज़्यादा मिकदार की रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाकर एक वोल्टमीटर में तब्दील किया जाता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2, 4 and 6 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज़, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस अटैच होती हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE बराबर होती है R1 + R2 + R3। क्योंकि 3 ही रेजिस्टेंस हमें दी गई हैं तो इसलिए R3 तक ही लिखेंगे। R1 को आप कह लेंगे 2 ohms है,
R3 जो है, R2 जो है वो 4 ओम्स है और R3 जो है 6 ओम है। तो ये तीनों जमा होकर 6 जमा 4 10 और 2 12 ओम बन जाती हैं। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम होगी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के तहत गैल्वेनोमीटर काम करता है। व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक कॉइल हो और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो और उस कॉइल में से करंट गुजरे, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल, तो फिर उस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, ड्यू टू विच इट रोटेट्स, जिसकी वजह से वो फिर कॉइल क्या करता है, वो घूमता है। तो ये असूल है गैल्वेनोमीटर का काम करने का प्रिंसिपल है। जब किसी ऐसे कॉइल में से करंट गुजरता है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद हो तो उस पर टॉर्क अमल करता है, जिसकी वजह से वो कॉइल घूमता है। तो ये असूल है एक गैल्वेनोमीटर के काम करने का। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है। व्हेन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ रोटेटेड, कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उसके अंदर एक कॉइल पड़ा हुआ हो और उसको रोटेट किया जाए, घुमाया जाए उसको, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, तो उस कॉइल में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तब्दील होता है। ड्यू टू दिस, यानी उस फ्लक्स के तब्दील होने की वजह से, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कॉइल, तो उस कॉइल के जो वायर होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है, यानी EMF। ड्यू टू दिस EMF इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द कॉइल, तो इलेक्ट्रॉन्स उस कॉइल में मूव करते हैं, एंड रिजल्ट्स इन अल्टरनेटिंग करंट, और इस तरह से हमें अल्टरनेटिंग करंट हासिल होता है। उर्दू में देखते हैं इसको। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद कॉइल घूमता है तो उसके अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक फ़ोर्स लगती है जो कि EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है और अल्टरनेटिंग करंट हासिल होता है। तो ये AC जनरेटर का काम करने का असूल है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, इसके हमने कोशिश की है कि तमाम क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उनको हम देख लें। तो हमने उनको उर्दू में भी देख लिया, हमने उनको इंग्लिश में भी देख लिया। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।